सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राकेश नुइया। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की सभ्यता स्थल के बारे में और उसी सभ्यता स्थल की कड़ी के अंदर आज हम एक सभ्यता स्थल को पढ़ेंगे और उस सभ्यता स्थल का नाम है आहड़। आहड़। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक सभ्यता स्थल की और जिसका नाम हम जब क्या बताया गया है, आहड़। देखिए, अगर आहड़ की जो है वह स्थिति के बारे में बात करें कि आहड़ की स्थिति क्या है, तो देखना है यह स्थल जो है वह राजस्थान के जो है वह दक्षिणी पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में उदयपुर जिले के अंदर वो स्थित है। विद्यार्थियों, आहड़ नामक जो स्थल है वह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में उदयपुर के अंदर क्या है, स्थित है। अगर हम बात करें आहड़ के बारे में तो यह बताया जाता है, यह कहा जाता है कि यह जो है वह आयड़, यह जो है वह आयड़ या जो है वह बेड़च नदी के किनारे स्थित है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आहड़ जो सभ्यता स्थल है वह आयड़ या ये कहें कि बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें विद्यार्थियों आहड़ के जो है वो समय की, यानी इसका समय जो है वो क्या रहा, तो विद्यार्थियों इसका समय माना जाता है कि 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका जो समय बताया है वह समय बताया है डॉक्टर वो दशरथ शर्मा के द्वारा। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा यह कहा गया कि जो आहड़ स्थल है, इस आहड़ स्थल का समय जो है वह 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में इस सभ्यता स्थल का समय बताया जाता है। अगर हम बात करें आहड़ की खोज के बारे में तो आहड़ की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास नामक जो इतिहासकार होते हैं या एक जो उत्खनन करता होते हैं, इनके द्वारा क्या किया गया कि आहड़ सभ्यता स्थल की खोज की गई। और यह खोज जो है वह 1953 ईस्वी के अंदर वो की गई थी। कब की गई थी? 1953 ईस्वी के अंदर जो है वह अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ स्थल की खोज की गई थी। अगर हम इसी कड़ी के अंदर थोड़ा और बात करें तो एक नाम और आता है कि इस सभ्यता स्थल जो है वह उत्खनन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। यानी आहड़ की जो स्थिति के बारे में हमने पढ़ा कि उदयपुर के अंदर और जब आयड़ और बेड़च नदी के जो किनारे स्थित है, इस स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्खनन जो है वह रतन चंद्र अग्रवाल, एचडी सांकलिया यानी हंसमुख धीरज सांकलिया तथा वीएन मिश्र के द्वारा, तथा जो है वह वीएन मिश्र के द्वारा इस सभ्यता स्थल का उत्खनन वो किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई पूछ सकता है इसकी स्थिति के बारे में, कोई पूछ सकता है इस स्थल के समय के बारे में, कोई पूछ सकता है कि इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई, और कोई पूछ सकता है उत्खनन का कार्य जो है वो किन किन लोगों के द्वारा किया गया। एक बार यह भी पूछा गया है कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा जो है वह इसका उत्खनन कार्य कब किया गया था, तो याद रखना है रतन चंद्र जो अग्रवाल के द्वारा 1956 ईस्वी के अंदर किया गया था और एचडी सांकलिया के द्वारा 1961 ईस्वी के अंदर वो किया गया था। यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 ईस्वी के अंदर किया गया और एचडी सांकलिया के द्वारा विद्यार्थियों 1961 ईस्वी के अंदर जो है वह इसका उत्खनन का कार्य किया गया। अगर हम बात करें आहड़ के उपनामों के बारे में तो आहड़ को जो है वह ताम्रवती नगरी के नाम से वो जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके उपनाम जो है वह कौन कौन से हैं। अगर इनके उपनामों के बारे में बात करें तो एक नाम यह आता है कि इसे जो है वह ताम्रवती नगरी के नाम से वो जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कि ताम्रवती नगरी के नाम से वो जाना जाता है। एक यहां पर मैं आपको जो उस बात बता दूं कि एक राजस्थान के अंदर सभ्यता स्थल है और उसका नाम आता है गणेश्वर। और विद्यार्थियों, गणेश्वर को जो है वह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं गणेश्वर की, यानी गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। वहीं याद ये रखना है कि आहड़ को जो है वो क्या कहा जाता है?
आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे जो है वह बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति, और जो है वह सभ्यता स्थल के रूप में भी इसे जाना वो जाता है। यानी बनास सभ्यता और संस्कृति का स्थल कहा जाता है। इसी के संबंध में एक नाम और आता है, और वो ये आता है कि बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल भी जो इसे कहा जाता है। याद रख लेना, इसे जो है वह बनास संस्कृति का, इसे जो है वह बनास संस्कृति का प्रमुख जो है वह केंद्रीय स्थल के रूप में जाना वो जाता है। केंद्रीय स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? तो बता देना, आहड़ को जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे जो है वह एक प्रकार से धूलकोट के नाम से भी जाना वो जाता है। याद रखना है विद्यार्थियों कि इसका जो है स्थानीय नाम जो था वह क्या था? धूलकोट था। इस सभ्यता का अगर हम बात करें कि भी स्थानीय नाम क्या था, याद रखना स्थानीय नाम क्या था, तो आपको बताना है स्थानीय नाम जो है वह धूलकोट था। यानी इसी के साथ में यह कहा जाता है कि भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर इसे आघाटपुर के नाम से भी जानते थे। यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे आघाटपुर भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया कि इसे जो है वह 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर आहड़ को जो है वो किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं आहड़ के उपनामों के बारे में। आहड़ को ताम्रवती नगरी यानी बनास सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र, और इसके अलावा धूलकोट इसे स्थानीय नाम है इसका, और आघाटपुर इसे जो है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर उसे आघाटपुर के नाम से वो जाना जाता था। विद्यार्थियों, कोई भी सभ्यता स्थल रहे, कोई भी सभ्यता स्थल रहे, उस सभ्यता स्थल की क्या होती है कि बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कोई भी सभ्यता स्थल जो होता है उसकी क्या होती है कि विशेषताएं होती हैं, और उन्हीं विशेषताओं की कड़ी के अंदर अगर हम बात करें कि आहड़ की सभ्यता की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी, तो उसकी प्रथम विशेषता ये आती है कि यहाँ के जो मकान थे, यहाँ के जो मकान थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के जो मकान थे वो मुलायम काले पत्थर से बने हुए थे। किससे थे? कि मुलायम जो है वह काले पत्थर। एक बात तो क्या आती है कि मुलायम जो है वो काले पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो है वह धूप के अंदर सुखाएगी, धूप के अंदर जो है वह सुखाएगी ईंटों, धूप के अंदर सुखाएगी ईंटों से इनके पत्थरों का निर्माण होता था। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है विद्यार्थियों। अगर हम बात करें कि इन्हीं मकानों की जो है वह छत किस प्रकार की थी, तो याद रखना है छत जो है वह लकड़ी, या अगर बात करें कि भी बांस से जो है वह निर्माण किया जाता था, या कह सकते हैं कि निर्मित थी। यानी इनके जो मकान थे वह मुलायम काले पत्थरों और धूप के अंदर सुखाएगी ईंटों से इनका निर्माण होता था। एक बात यह बताई जाती है कि इन ईंटों और पत्थरों को जो है वो एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए यह कहा जाता है कि क्वार्टर्स और जो है वो चिप्स का प्रयोग भी ये लोग जो है वह करते थे। अगर हम बात करें आहड़ की एक और महत्वपूर्ण जो है वो विशेषता के बारे में, तो यह बात आती है विद्यार्थियों कि इनके जो परिवार थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके जो परिवार थे वह किस प्रकार के परिवार प्रथा थी। यह कहा जाता है कि यहां से हमें संयुक्त परिवार के जो है वह साक्ष्य वो मिलते हैं, संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिलते हैं। संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस प्रकार से मिलते हैं, यह बताया जाता है कि प्रत्येक मकान के अंदर जो है वह 2, 3 और जो है वह 6 तक चूल्हों के साक्ष्य वो मिलते हैं। कितने चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं? 6 तक जो है वो चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी आधार के ऊपर इतिहासकारों ने कहा है कि यहां पर जो है वह संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के अंदर अगर हम और बात करें तो यह बताया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो जो है वो शाकाहारी, यहाँ के लोग जो थे वो शाकाहारी और जो है वह मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी जो है वह दोनों प्रकार के लोग जो है वह इसी सभ्यता के साथ में थे। ये कहें कि इसी सभ्यता के अंदर जो है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग जो है वो यहाँ पर थे। आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम ऐसा बात करें विशेषता की, तो याद रखना है विद्यार्थियों, यहाँ से हमें जो है
वह ब्लैक एंड जो है वह रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर जो है वह बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? ब्लैक एंड रेडवेयर बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या मेरा क्या है कि ब्लैक एंड जो है वह रेडवेयर की अगर हम बात करें तो इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आपको बताना है कि आहड़ से वो मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? आहड़ से मिलते हैं। एक बात आपको बताऊं, 2-3 बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोई पूछ ले कि लाल हल्के रंग के बर्तन कहां से मिलते हैं, तो लाल हल्के रंग के बर्तन जो है वो गणेश्वर से मिलते हैं। जबकि कोई पूछ ले कि ब्लैक एंड रेडवेयर के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आपको बताना है विद्यार्थियों कि ये जो है वो आहड़ से मिलते हैं। एक बात हम और करते हैं, यहां से जो है वह अनाज रखने के लिए, यहां के लोग जो थे विद्यार्थियों वो जो है वो अनाज को रखने के लिए, अनाज को जो है वो रखने के लिए क्या करते थे कि गोरे और कोठे, गोरे या ये कहें कि गारो और जो है वह कोठे या इसे कोठी भी कह सकते हैं। यानी पहले आपने देखा होगा कि प्राचीन काल के अंदर या ये कहें कि आज से 30-40 वर्ष पहले तक जो है वह मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि मकानों के अंदर जो है वो एक छोटा मकान होता था और उसी छोटे से मकान यानी कोठी जिसे बोला जाता था और उसके अंदर अनाज रखते थे। तो जो आहड़ के लोग थे वो भी क्या करते थे कि अनाज रखने के लिए जो है वह गोरे या ये कहें कि कोठो या गारो का प्रयोग यहाँ के लोग वो करते थे। अगर हम बात करें इसी कड़ी के अंदर तो ये आती है, यहां से हमें जो है वो 6, यहां से हमें 6 जो है वो यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिलते हैं। 6 जो है वो यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिलते हैं और इन्हीं यूनानी मुद्राओं के ऊपर यह कहा जाता है कि एक जो है वह अपोलो देवता, अपोलो जो है वह देवता के चित्र अंकित वो मिलते हैं। अपोलो देवता के चित्र अंकित मिलते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अपोलो देवता के चित्र जो है वो कहां से अंकित उस मिलते हैं या कहां की मुद्राओं के ऊपर जो है वो अपोलो देवता के चित्र मिलते हैं। कोई पूछ सकता है कि अनाज को रखने के लिए गोरे और कोठे ये कहां से मिलते हैं, तो ये भी विद्यार्थियों क्या बात आती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर हम एक और विशेषता की बात करें तो यहां से जो है वो रंगाई करने के ठप्पे यानी रंगाई के जो है वह ठप्पे यहां से मिलते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो यहां से जो है वो अनाज को पीसने की जो चक्की होती है, अनाज को जो पीसने की, अनाज को पीसने की चक्की के क्या मिलते हैं, पार्ट मिलते हैं। यानी अनाज पीसने की चक्की के पार्ट के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और एक बात ये बताई जाती है जो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो है वह तंबर, अगर हम बात करें कि भी तंबर उपकरण भी यहां से वो मिले हैं। याद रखना तंबर उपकरण भी यहां से मिले हैं। विद्यार्थियों तंबर उपकरण मिलने की तो बात ही है, क्योंकि इस सभ्यता को जो वो क्या कहा जाता है, स्थल को क्या कहा जाता है, तंबरवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहां से जो उपकरण मिले हैं वो सारे के सारे उपकरण जो है वो ये कहा जा सकता है कि तंबर उपकरण के रूप में उस मिले। अगर हम इसी कड़ी के अंदर और बात करें तो एक बात ये आती है, यहां से हमें क्या मिलता है कि मिट्टी, यहां से हमें जो है वह मिट्टी के बैल या ये कहें कि वर्षभ की एक आकृति मिलती है। एक क्या मिलती है, एक आकृति मिलती है और जिसे क्या कहा गया है विद्यार्थियों, जिसे जो है वह बनासियल बुले कहा गया है। क्या कहा गया है इसे कि बनासियल बुल के नाम से जाना गया है। यह क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया कि बनासियल बुल के साक्ष्य जो है वह राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं, तो आपको बताना है कि बनासियल बुल के साक्ष्य हमें आहड़ से मिलते हैं। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ करके बता रहा हूं कि ये जो मिट्टी के बैल या वर्षभ की जो आकृति मिलती है यह टेराकोटा पत्ती की है। ये जो है वह टेराकोटा जो है वह पद्धति से बनाई है वो गई है। विद्यार्थियों कोई भी चीज को अगर धूप में सिका करके या ये कहेंगे धूप में सेक करके या धूप में सुखा करके जिस चीज का जो है वह मूल रूप के अंदर आती है उसे क्या बोला जाता है, टेराकोटा पत्ती के नाम से जाना है वो जाता है। तो यहां से हमें क्या मिलती है कि एक मिट्टी की बैल की आकृति भी यहीं से वो मिलती है। अगर बात करें आहड़ की, आहड़ के जो लोग थे विद्यार्थियों वह कृषि और जो है वह पशुपालन, याद रखना है कि भी कृषि और पशुपालन जो है वह दोनों से ही संबंधित थे।
यह बताया जाता है कि यहां से कृषि के रूप में जो है वह चावल के साक्ष्य मिले हैं, और पशुपालन के रूप में जो है वह कुत्ते के रूप में जाना जाता है। यानी पशुपालन के रूप में जो है वो कुत्ता महत्वपूर्ण था, और जो है वो कृषि कार्य केंद्र ये कहा जाता है कि यहां से हमें चावल के साक्ष्य भी अवश्य मिलते हैं। अगर हम इसी कड़ी के अंदर और बात करें तो ये कहा जाता है कि ये लोग जो है वह मकानों के अंदर से, ये लोग जो है वह मकानों के अंदर से जो है, मकानों के अंदर से जो है वह पानी को निकालने के लिए, मकानों के अंदर से जो है वह पानी को जो है वह बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो है वह चक्कर कूप का यानी प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? याद रखना, चक्कर कूप का प्रयोग वो करते थे। इस चीज के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? हमें जो है वह आहड़ से मिलते हैं, और ये आहड़ की एक महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है कि एक विशेषता मानी हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से हमें तम्मर गलाने की भट्टियां भी मिलती हैं। यहां से हमें जो है वह तम्मर गलाने की भट्टियां भी मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो है वो तम्मर गलाने की भट्टियों के अगर साक्ष्य की बात करें तो वो भी यहीं से मिलती है। एक बात ये आती है विद्यार्थियों, यहां से हमें जो है वह लेपिस जो है वह लाजुली पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं। लेपिस लाजुली जो है वह पत्थर के साक्ष्य वो मिलते हैं। आज के दिन का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि लेपिस लाजुली पत्थर जो है वह भारत के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, और इसी लेपिस लाजुली पत्थर के मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोगों का जो संपर्क था, इस सभ्यता के लोगों का जो संपर्क था वह कहां से था? तो याद करना है कि बाह्य लोगों या ये कहीं कि बाह्य या ये कहीं कि बाहरी देशों के साथ में इनका संपर्क था। विद्यार्थियों इसी कड़ी के अंदर बात करें, आहड़ के जो लोग थे, याद करना है आहड़ के जो लोग थे वो चांदी से जो है वह चांदी से क्या थे कि अपरिचित थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई 2-3 नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल ऐसा है जहां से हमें, या ये कहें कि जहां के लोग जो थे वो चांदी से अपरिचित थे। अगर हम और बात करें तो यहां से हमें जो है वह एक बिना हत्थे का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से हमें जो है वह बिना हत्थे का एक क्या मिला है? जार मिला है। याद रखना है बिना हत्थे के जार जो है वो इराक और ईरान के अंदर होते हैं। इराक की बात करें या ये कहें कि ईरान की बात करें तो यहां से हमें इस प्रकार के जो है वो क्या मिलते हैं कि बर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसी आधार पर भी कहा जा सकता है कि इन लोगों का जो है वह बाह्य देशों के साथ में जो है वो संपर्क था। अब एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात करें तो ये लोग जब भी किसी मृतक व्यक्ति का जो है वो संस्कार करते थे, या ये कहें कि मृतक व्यक्ति का जो है वो अंत्योष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार करते थे, या ये कहें कि दफनाते थे, तो वो दफनाने के साथ में ये करते थे कि भी कपड़े और जो है अगर हम बात करें आभूषण की, कपड़े और जो है वह आभूषण जो है वह साथ में उसी डेड बॉडी के साथ में इन चीजों को भी रखा है वो करते थे। तो हमने एक प्रकार से बात ये पढ़ी कि यहाँ के लोग जो है वो किस प्रकार के लोग थे। हमने ये पढ़ा कि स्थल की जो है वो स्थिति किस प्रकार की थी। हमने ये पढ़ा खोज किसके द्वारा की गई, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, या ये कहें कि जो एक प्रकार से उपनाम इस सभ्यता के कौन कौन से मिलते हैं और इस सभ्यता की जो है वह विशेषताएं कौन कौन सी थी। ये थी अपनी एक छोटी सी क्लास जिसका नाम था आहड़ सभ्यता। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद।